ये कहानी शुरू होती है कुआलालंपुर से, जो कि मलेशिया की राजधानी है। वहां से मलेशिया एयरलाइंस की एक शानदार बोइंग विमान फ्लाइट नंबर MH370 239 लोगों को लेकर चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना हुई थी। लेकिन ये फ्लाइट कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। कुछ ही घंटों में एक खुशनुमा सफर एक बड़े रहस्य में बदल गया और 10 साल हो जाने के बाद भी आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। न कोई क्रैश, न कोई इंजन फेलियर, न कोई हाईजैकिंग। तो फिर अचानक वो फ्लाइट गई कहाँ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिव पटेल, स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब कुछ एक सामान्य दिन की तरह ही चल रहा था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए निर्धारित उड़ान भरने के लिए तैयार थी। अलग अलग 14 देशों के 227 यात्री, जिसमें 5 बच्चे भी थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां, सपने और प्रियजन थे जो उनके लिए अगले डेस्टिनेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। और मलेशियन एयरलाइंस के सबसे वरिष्ठ कप्तानों में से एक 53 साल के कैप्टन जहारी अहमद शाह, जिसको 18,365 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, और 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, इसके पास भी 2,763 फ्लाइंग घंटों का अनुभव था। फरीक हमीद के लिए यह एक ट्रेनिंग उड़ान थी। इस ट्रेनिंग उड़ान को पूरा करने के बाद वो पूरी तरह से पायलट बनने के लिए सर्टिफाइड हो जाते और 10 केबिन क्रू के साथ ये बोइंग 777 विमान रात करीब 12:41 पर उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ हुआ। इससे करीब 5.5 घंटे का सफर तय करके सुबह 6:30 बजे बीजिंग पहुंचना था। जैसे ही विमान आसमान में चढ़ा, सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। आसमान साफ था और मौसम भी खुशनुमा था। खतरे वाली कोई बात नहीं थी। विमान में सवार किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अगले कुछ ही समय में दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने जा रहे हैं। टेक ऑफ करने के बाद यह फ्लाइट कुछ समय तक सही दिशा में उड़ान भरती रही। रात 1:08 पर यह फ्लाइट वियतनाम की दिशा में मलेशिया के तटरेखा को पार करती है और साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कैप्टन जहारी ने रिपोर्ट किया कि विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके लगभग 11 मिनट बाद करीब 1:19 पर विमान वियतनामी एयर ट्रैफिक के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसीलिए कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान से रेडियो पर कहा, मलेशियन 370 वियतनामी सिटी हो ची मिन्ह की ATC से अपनी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर ले। गुड नाइट। कैप्टन जहारी ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट मलेशियन MH370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. ये रूटीन चेक इन था, कोई भी संकट का संकेत नहीं मिला। लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। कैप्टन जहारी के ये शब्द इस विमान से मिलने वाले आखिरी शब्द थे। इसके बाद इस फ्लाइट से कोई खबर नहीं मिली। वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश करने के महज कुछ ही सेकंड बाद यह विमान अचानक रडार से गायब हो गया, मानो हवा में ही विलीन हो गया हो। ये चौंकाने वाली बात थी। हवाई जहाज ऐसे गायब नहीं होते। अब ये गायब होना कोई नॉर्मल गायब होना नहीं था। ये तो ऐसे हुआ मानो जैसे कोई जादू हो गया। दुनिया भर की न्यूज चैनलों के लिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज हो गया था। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस विमान पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि विमान उनके रडार की सीमा से बाहर हो गया था और वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश कर गया था, इसलिए कुछ असामान्य नहीं था। दूसरी तरफ वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि MH370 ने उनके एयर स्पेस में प्रवेश तो किया है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद अचानक उनके रडार से गायब हो गया। उन्होंने विमान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन विमान से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 18 मिनट तक प्रयास करने के बाद जब वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान से कोई जवाब नहीं मिला, फिर उन्हें कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि MH370 अचानक गायब हो गया है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कुआलालंपुर के एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को विमान की गुमशुदगी के बारे में उसी क्षण सूचित किया जाना चाहिए था। लेकिन जब फ्लाइट MH370 बीजिंग हवाई अड्डे पर नहीं पहुंची, तब जाकर हंगामा मचा। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। MH370 के लापता होने के बाद 9 मार्च को एक विशाल और मल्टीनेशनल और इतिहास का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिनमें कई देशों के दर्जनों जहाज और विमान शामिल थे, जिसमें लापता विमान के किसी भी संकेत के लिए शुरुआत में साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में खोज की अभियान चलाया गया।
जहां से विमान आखिरी बार रडार से कांटेक्ट में था। लेकिन यहाँ लगातार 3-4 दिन तक सर्च करने के बाद भी विमान का कोई अता पता नहीं मिला। 12 मार्च को यह बताया गया कि विमान नागरिक रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन मलेशियाई सेना की प्राथमिक रडार प्रणाली उस विमान को ट्रैक कर रहा था। आर्मी ने आखिरी बार सुबह 2:22 पर इस विमान को ट्रैक किया था, लेकिन यह साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं, बल्कि विमान बीजिंग के विपरीत दिशा में उत्तर दिशा की ओर अंडमान निकोबार आइलैंड की ओर उड़ रहा था। विमान उत्तर पश्चिमी मलाया में पिनांग द्वीप के उत्तर पश्चिम में 200 समुद्री मील दूर जाकर मलेशियाई सेना के रडार से भी 2:22 पर गायब हो गया था। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 15 मार्च को एक और नया सबूत उपग्रह डेटा से मिला। दरअसल ब्रिटिश कंपनी इनमार्सेट के जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट को इस विमान ने कई बार कुछ ऑटोमेटिक पिंग भेजे थे। इनमार्सेट एक कंपनी है जो विमानों के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इस विमान ने आखिरी पिंग सुबह 8:11 पर भेजा था। इसका मतलब यह हुआ कि यह विमान अपने तय सफर से ज्यादा देर तक हवा में उड़ता रहा था। आपको बता दें कि यह एक बोइंग 777 विमान था। ऐसे बड़े कमर्शियल विमानों में एक खास तरह का सेंसर इंजन में लगा होता है, जो मानव संचालित कम्युनिकेशन सिस्टम खराब या बंद हो जाता है तो ये खुद एक्टिव होकर नजदीकी सैटेलाइट से सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, अपना लोकेशन पॉइंट आउट करने के लिए। जांचकर्ताओं को ब्रिटिश कंपनी इनमार्सेट के डेटा एनालिसिस के आधार पर अपने अंतिम घंटों में विमान के संभावित उड़ान पथ का अनुमान लगाने में मदद मिली। सैटेलाइट डेटा ने संकेत दिया कि विमान ने अपने रास्ते से हटकर हिंद महासागर की ओर उड़ान भरी थी। जटिल मॉडलिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए जांचकर्ताओं ने इन पिंग को साउथ इंडियन ओशन में एक दूर दराज इलाके में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से साउथ वेस्ट में करीब 2500 किलोमीटर दूर खोजा, तो किसी भी ट्रेडिशनल हवाई रास्ते से बहुत दूर था। सर्च एरिया में एक विशाल और उजाड़ी एरिया शामिल था जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के आकार का था, और 17 मार्च से साउथ इंडियन ओशन में साउथ वेस्ट ऑफ पर्थ पर विमान की खोज केंद्रित कर दी गई। हिंद महासागर के एक विशाल विस्तार की खोज की गई। इस अभूतपूर्व खोज प्रयास में 30 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक ज्वाइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया, जिसका उद्देश्य सिर्फ MH370 को ढूंढ निकालना था। इसमें मलेशियन, चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन सरकारें शामिल थी। उम्मीद की एक किरण जगाने के लिए कई देशों ने उपग्रहों का इस्तेमाल किया, यह देखने के लिए कि क्या महासागर की सतह पर कोई मलबा दिखाई देता है। जहाजों और विमानों के पूरे बेड़े को तैनात किया गया था, जो लहरों को चीरते हुए और हवा में उड़ान भरते हुए किसी भी संकेत की तलाश कर रहे थे। पानी के अंदर खोज करने के लिए विशेष उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन हफ्तों, महीनों बल्कि सालों तक लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र तल की खोज जारी रखने और 30 जून 2017 तक 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के बावजूद दुख की बात है कि न तो विमान का और न ही उसमें सवार लोगों का कोई पता चला। इस विमान की खोज के लिए किए गए खर्च को मलेशियन सरकार ने 58%, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 32% और चीनी सरकार ने 10% उठाया था, जबकि विमान में सबसे ज्यादा चीनी यात्री सवार थे। आखिरकार थक हार के 2017 में मलेशियन सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से बंद कर दिया, जिससे पीड़ितों के परिवारों के लिए और भी अधिक दुख का सिलसिला शुरू हो गया। 16 जनवरी 2018 एक बार फिर मलेशियाई सरकार ने मलेशियाई जांच दल के नेतृत्व में अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी द्वारा दिए गए ऑफर नो सर्च नो फिश के तहत दूसरी खोज शुरू करने की घोषणा की, जो पिछले सर्च एरिया के पास उत्तर में स्थित थी। इसमें समुद्र तल को स्कैन करने के लिए पानी के नीचे आधुनिक तकनीकी वाले ड्रोन का उपयोग किया गया। यह करीब 5 महीने तक चला। फिर इससे भी कोई खास सुराग न मिलने की वजह से 29 मई 2018 इसे भी बंद कर दिया गया। लापता होने का कारण एक पूरा रहस्य है और थ्योरीज बहुत है। कुछ लोग यांत्रिक विफलता के बारे में अनुमान लगाते हैं, जैसे कि इंजन की खराबी या उड़ान के दौरान सिस्टम की खराबी जैसी संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं, जो विमान को अनियंत्रित कर सकती है। यह थ्योरी बताती है कि विमान में यांत्रिक विफलता के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हालांकि उड़ान भरने से पहले किसी भी यांत्रिक समस्या की सूचना नहीं मिली थी और जांचकर्ताओं को बरामद किए गए मलबे में यांत्रिक विफलता का कोई सबूत नहीं मिला है। अन्य लोग पायलट की आत्महत्या या अपहरण जैसी जानबूझकर की गई कार्यवाही की संभावना पर विचार करते हैं। जांचकर्ताओं ने इस संभावना की जांच की है कि पायलट जहरी अहमद शाह ने आत्महत्या की निराशा में जानबूझकर विमान को क्रैश कर दिया। हालांकि इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिला है। जहारी के निजी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनके परिजनों और कलीग्स से जांच की गई, लेकिन जहरी के निजी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य ने किसी स्पष्ट मकसद का संकेत नहीं दिया है। अपहरण की संभावना भी अस्पष्ट है। किसी भी गुट ने अपहरण की जिम्मेदारी का कोई दावा नहीं किया था और चालक दल पर किसी के हावी होने का भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले थे। जब यात्रियों का डाटा खंगाला गया तो पता चला कि इस विमान में 2 ईरानी
29 साल के सैयद मोहम्मद रजा दिलावर और 18 साल के पौरिया नूर मोहम्मद चोरी के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे, जिसमें से एक ने ऑस्ट्रेलियन और एक ने इटालियन पासपोर्ट थाईलैंड से चुराए थे। जब दोनों के बैकग्राउंड की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इसका चोरी के पासपोर्ट के अलावा और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये बस चोरी के पासपोर्ट पर यूरोप जाके वहां सेटल होना चाहते थे और इस बात की पुष्टि इंटरपोल ने भी की है। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि एविएशन में एक उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छिप जाता है। तकनीकी भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचाकर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया हो। विमान का रास्ता सीधा था तो हो सकता है कि पायलट जहरी अहमद शाह ने इसे ऑटो पायलट मोड पर रखा हो। इस दौरान ये भी दावा किया गया था कि विमान का कॉन्टेक्ट खुद नहीं टूटा था बल्कि इसे तोड़ा गया था। फ्लाइट संख्या MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। ठीक 38 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर ऑफ हो गया। इसी उपकरण के जरिए विमान और उसके रास्ते को जमीन से कंट्रोल किया जाता है। जिस किसी ने भी इस विमान का ट्रांसपोंडर बंद किया था वह जानता था कि ट्रांसपोंडर के बंद होते ही विमान रडार की नजरों से गायब हो जाएगा। सबसे संभावित एक कारण ये कहा जाता है हो सकता है MH370 में पावर इंटरप्शन आया हो और ऑक्सीजन कम हो गया हो। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गए थे। इसमें पायलट कप्तान जहारी अहमद शाह और उनके सह पायलट भी शामिल थे। वे भी बेहोश हो गए थे। वास्तव में पूरा विमान बेहोश हो गया था और विमान ऑटो पायलट मोड पर चलता रहा और ऑटो पायलट पर भी कुछ तकनीकी खराबियां हो सकती है। इस तकनीकी खराबी के कारण विमान विपरीत दिशा में मुड़ गया और ऑटो पायलट मोड पर तब तक चलता रहा जब तक कि विमान का ईंधन समाप्त नहीं हो गया और फिर विमान महासागर में गिर गया। फ्लाइट MH370 के गायब होने के इस पूरे मामले में एक चीज बहुत परेशान करने वाली है, वो ये कि इतनी बड़ी खोज के बाद भी विमान का कोई पता नहीं चला। लेकिन कुछ चीजें मिली है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। साल 2014 से लेकर अब तक हिंद महासागर के अलग अलग तटों पर विमान के मलबे के कुल 27 टुकड़े पाए गए हैं। पहला टुकड़ा 29 जुलाई 2015 में मिला था जो एक रिंग फ्लेपरॉन था जो रियूनियन टापू पर पाया गया। ये टापू तो भारतीय महासागर क्षेत्र से लगभग 3700 किलोमीटर पश्चिम में है। जांचकर्ताओं ने इस फ्लेपरॉन को फ्रांस में भेजा जहां इससे प्रमाणित किया गया कि यह MH370 का मलबा है। अगले 1.5 साल में तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशस के तटों पर मलबे के 26 और टुकड़े पाए गए। 27 टुकड़ों में से 3 की पहचान सकारात्मक रूप से फ्लाइट MH370 के रूप में की गई थी और बाकी के बारे में माना जाता है कि संभवतः इस विमान के थे। 2 टुकड़े केबिन के अंदरूनी हिस्से के थे। यह दर्शाता है कि विमान टूट गया था, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि विमान हवा में टूटा या समुद्र से टकराने पर टूटा। अब सवाल ये उठता है कि ये टुकड़े इतने दूर दूर तक कैसे जा पहुंचे? क्या ये इस बात का संकेत देते हैं कि विमान हवा में ही टूट गया था या फिर ये टुकड़े किसी दुर्घटना के बाद धाराओं में बहते हुए इतनी दूर आ गए थे? दुर्भाग्य से अभी तक इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। ये टुकड़े जरूर मिले हैं लेकिन ये साबित नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली विमान कहाँ गिरा होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टुकड़े बताते हैं कि विमान नियंत्रित तरीके से नहीं गिरा था, यानी ये कोई क्रैश लैंडिंग नहीं थी। कुल मिलाकर ये मलबे के टुकड़े इस पूरे मामले में और भी ज्यादा सवाल खड़े कर देते हैं, जैसे आखिर विमान इतनी दूर कैसे जा पहुंचा और बाकी का विमान कहाँ है। इस विमान में सवार लोगों के परिजनों के लिए पिछले 10 साल दुख के बीते हैं। विमान की खोज को जारी रखने के लिए उनका संघर्ष जारी है। वे यह पता लगाना चाहते हैं कि MH370 के साथ आखिर क्या और क्यों हुआ था। चीनी नागरिक ली येरियू, जिसका बेटा यानलिन इस विमान में सवार था, ली येरियू ने इस अभियान को समर्थन देने के लिए दुनिया भर में यात्राएं की। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी को यूरोप, एशिया और मेडागास्कर के समुद्र तटों की यात्रा पर खर्च कर दी जहां लापता विमान का कुछ मलबा मिला। उनका कहना है कि वह उस जगह की रेत को महसूस करना चाहते जहां उनका बेटा बहकर गया होगा। ली कहते हैं, इस घटना के होने से पहले हम कभी भी पास के शहर हांडन भी नहीं गए थे। इस घटना ने न सिर्फ उन परिवारों को तबाह कर दिया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि उनके जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी हर दिन की कोशिश और उम्मीदें हमें हवाई सुरक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतना बड़ा विमान ऐसे कैसे गायब हो सकता है। क्या हमारी हवाई यात्रा वाकई इतनी सुरक्षित है जितना हम सोचते हैं? ये वाकई चौंकाने वाली बात है। एक तरफ पीड़ित परिवारों का दुख, दूसरी तरफ ये अनसुलझा रहा है जिसने हवाई जहाजों की सुरक्षा और कम्युनिकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। MH370 की घटना ने एविएशन इमरजेंसी के दौरान कम्युनिकेशन और रिस्पांस प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया है। MH370 का रहस्य आने वाले कई सालों तक जारी रहने की संभावना है। मलबे और निश्चित उत्तरों की कमी के कारण कई थ्योरी सामने आई है, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं हो पाई है।
पीड़ितों के परिवार अभी भी जवाबों के इंतजार में है और एविएशन इंडस्ट्री इस ट्रेजेडी से सबक लेने की कोशिश कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए और पीड़ितों के लिए प्रार्थना अवश्य करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।